नमस्कार, जेके 24/7 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। सुबह के 10 बज चुके हैं और 10 बजे वक्त तो चलता है आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा करने का, और अभी तक क्या कुछ सुबह से घटा हुआ है उसको लेकर भी हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। आज की पहली बड़ी खबर रहेगी जिस पर नजर रहेगी मोहाली हादसा, जहां पर मकान मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है क्योंकि एक बड़ा हादसा है जिसमें कई सारे लोग दबे होने की आशंका है। दूसरी बड़ी खबर जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, सोपोर में आतंकियों के 2 सहयोगी गिरफ्तार हो चुके हैं और यह अपने आप में पुलिस के लिए और सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी देखी जा रही है। इधर यूपी में 2 शिफ्ट में पीसीए फ्री की परीक्षा आज होनी है और ये 2 शिफ्टों में होने वाली है। इस परीक्षा को लेकर तैयारियां भी पूरी हैं। साथ ही साथ कुवैत के महामहिम अमीर से मिलकर खुशी हुई है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, और कुवैत के इस दौरे पर खूब कुवैत को सराहने की कोशिश की है, अपने रिश्तों को और भी मजबूत करने की कोशिश की है। तो आज की ये बड़ी खबरें हैं जिन पर आज हम अगले आधे घंटे तक चर्चा करेंगे, हर पल की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे पंजाब के मोहाली से, इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां पर मोहाली में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग गिरने का यह मामला सामने आया था, जहां पर एक लड़की की मौत हुई है। 4 लोग अब भी दबे हुए हैं और उन्हें वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है। लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, बड़े स्तर पर इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। पूरी रात ऑपरेशन चलाया गया था और अभी भी फिलहाल यह ऑपरेशन जारी है। फिलहाल एक शव को बाहर निकाला गया है, लेकिन यह बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ा हादसा है मोहाली के अंदर जो पेश हुआ है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि वहां पर कुछ गुडाई हो रही थी और उसके बाद एक बिल्डिंग वहां से गिर गई। उस बिल्डिंग गिरने पर एक लड़की की अभी तक मौत हुई है, उसे बाहर निकाल लिया गया है। कुछ और लोग वहां पर दबे हो सकते हैं, लेकिन ये एक लापरवाही का नतीजा निकल कर आया है। बहुत बड़ी लापरवाही के तौर पर इसे देखा जा रहा है, जो फिलहाल सामने आ रहा है। देखिए, आप तस्वीरों में देखिए जरा किस तरह से वहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक शव वहां से बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि वहां पर एक जिम भी था और ऊपरी छत पर एक पीजी भी था, और जब वो धड़ाम करके बिल्डिंग गिरी तो एकदम से बड़ा वहां पर जो है वो कहीं ना कहीं संकट खड़ा हो गया, क्योंकि कई सारे लोग इस बिल्डिंग में थे। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम हो, एनडीआरएफ की टीम हो या फिर पुलिस हो, सेना हो, संयुक्त रूप से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी और कितने लोग इस बिल्डिंग में हैं कुल मिलाकर वो स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन जिस तरह से ये हादसा हुआ, ये लापरवाही को जगाता है, ये लापरवाही को दिखाता है, क्योंकि कुछ नियम होते हैं, कुछ फाउंडेशंस होती हैं जिनके आधार पर ही जब घनी बिल्डिंगे होती हैं, जगह जगह पर जो बड़े बड़े मकान होते हैं, 3 या 4 मंजिला इमारतें होती हैं, तो उसके आसपास अगर कहीं खुदाई करनी है तो उसके कुछ नियम होते हैं, उसकी इजाजत ली जाती है, उसके बाद ही वहां पर कार्यवाही होती है। लेकिन वो ना करते हुए यहाँ पर एक बड़ी बिल्डिंग गिरी जिसमें हादसा हुआ। एक वहां पर जो युवती थी उसका शव बाहर निकाल लिया गया है। अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है और 2 भाइयों पर इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है। पूरी रात से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मलबे से एक का शव निकाल लिया गया है और अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए, एक और मौत हो चुकी है। जब सुबह हमने ये खबर आपको बताई थी तो उस समय एक लड़की की वहां पर मौत हुई थी, लेकिन फिलहाल वहां पर 1 और मौत हुई है, यानी कुल मिलाकर ये जो आंकड़ा है ये 2 पर पहुंचा हुआ है। तो चलिए, इस हादसे को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। ग्राफिक्स के जरिए ये महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। देखिए जरा, इस घटना से जुड़े कुछ अपडेट हैं। मोहाली में बहुमंजिला इमारत गिरी है। ये इमारत गिरने का जो मामला सामने आया है, इसमें मलबे से एक और शव निकाला गया है। एक शव पहले निकाला गया था और फिलहाल एक और शव निकाल लिया गया है। हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत हुई है। कुल मिलाकर ये जो इमारत गिरी है, 2 लोगों की अभी तक इसमें मौत हुई है। कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है और लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अलग अलग रेस्क्यू टीमें पहुंची हुई हैं, अपने अपने स्तर पर संयुक्त रूप से यह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कई लोग वहां पर दबे हो सकते हैं और सभी जितने भी लोग वहां पर दबे हुए हैं उनको, तमाम लोगों को वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है। राहत और बचाव अभियान तेजी से चल रहा है। कल पूरी रात सर्च ऑपरेशन या रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है, रात से चलाया जा रहा है, क्योंकि कल शाम को ही यह बिल्डिंग गिरने का मामला आया है। हादसे पर पंजाब सीएम ने गहरा दुख जताया है
और उन्होंने अपना पोस्ट भी साझा किया है। इसके जरिए उन्होंने दुख जताने की कोशिश की है। लेकिन दूसरी तरफ जो ये बड़ी लापरवाही है, ये कई सारे सवाल भी खड़े करती है। सीएम ने कहा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे, जितने भी दोषी इसमें शामिल होंगे उन पर कार्रवाई करने का बीड़ा भी हम उठाएंगे। और फिलहाल 2 लोगों पर एफआईआर लगी है। सीएम ने फोन कर अफसरों से जानकारी ली है, जो वहां पर स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे मुख्यमंत्री ने खुद बातचीत कर वहां पर हालचाल जानने की कोशिश की है कि आखिर हादसा कैसे हुआ, किसकी लापरवाही से हुआ। मकान मालिकों के खिलाफ वहां पर एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 2 भाई हैं, बगल में बेसमेंट खुदाई से यह हादसा हुआ था। मैंने आपको जिक्र किया, पहले ही जिक्र किया कि जब भी इन इमारतों के आसपास में खुदाई होती है तो वहां पर जरूर एक बार उस नियम के अनुसार चलना होता है। जो नियम बनाए जाते हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ बाउंडेशंस होती हैं, उसके आधार पर ही वहां कोई खुदाई का काम या कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है। उसके लिए नगर निगम या एमसीडी से जो है वो कहीं ना कहीं इजाजत लेनी होती है। तो फिलहाल वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो तस्वीरें हम आपको लगातार ये दिखा भी रहे हैं। नवदीप छाबड़ा हमारे साथ ब्यूरो चीफ पंजाब से जुड़े हुए हैं। नवदीप जी, क्या इस वक्त अपडेट आ रही है? ये बताया जा रहा है कि एक और शव वहां से बाहर निकाला गया है। क्या ये साफ हो गया कि कितने कुल मिलाकर लोग इस बिल्डिंग में थे? देखिए शीतल, बिल्कुल इस वक्त हम सुहाना के अंदर ही मौजूद हैं, जहां पर वो बिल्डिंग गिरी थी। और करीब करीब 10 मिनट पहले एक और शव जो है यहाँ से रेस्क्यू करके एनडीआरएफ की तरफ से बाहर निकाला गया और उसको हॉस्पिटल भेज दिया गया। परिजन भी वहां पर मौजूद थे और जो जानकारी मिल रही है कि उसका लड़के का नाम अभिषेक था और वो आईटी का स्टूडेंट बताया जा रहा है। हालांकि शादीशुदा है, क्योंकि यहीं पर उनके थोड़ी देर पहले उनके माता पिता और पत्नी भी मौजूद थे, जिनको अब एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। करीब करीब 16 घंटे हो गए हैं शीतल, ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलते हुए, क्योंकि कल देर शाम से ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। और अभी भी अब तस्वीरें अब आपको सीधी दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि 2 बड़ी क्रेन यहाँ पर लगातार लगी हुई हैं और एनडीआरएफ की टीम के साथ साथ आप देख सकते हैं सेना के जो जवान है वो भी मलबा हटाने में जुटे हुए हैं। सेना, एनडीआरएफ और पंजाब पुलिस, क्योंकि यहाँ पर पंजाब पुलिस के जो मोहाली के एसएसपी हैं वो भी यहाँ पर, दीपक पारेख पहुंचे हुए हैं, एसपी यहाँ पर मौजूद है, तमाम बड़े अधिकारी हैं। और अभी आप सामने देख सकते हैं जो बड़ा एक लैंटर सामने दिखाई दे रहा है, ये बताया जा रहा है कि ये आखिरी लैंटर है जिसको अब उठाया जाना है। इसके बाद ये फाइनल हो पाएगा कि आखिरकार कितने लोग नीचे हैं। लेकिन यहाँ पर जो आसपास हमने देखा तो लोग यही बता रहे हैं कि जब ये हादसा हुआ तब जिम में बहुत ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, और जब बिल्डिंग हिली और उसके पहले, ठीक पहले, कुछ लोग जो थे वो बिल्डिंग से बाहर भाग गए थे। और क्योंकि 4:30-5 बजे का हादसा था, इसलिए पीजी में भी ज्यादा लड़कियां मौजूद नहीं थी। यही कारण था कि कैजुअलिटी काफी कम होने का हम कह सकते हैं कि हो सकती है। लेकिन नहीं हटाया जाता जब तक ये, हम सामने देख रहे हैं बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े जो लैंटर पड़े हुए हैं, जब तक ये नहीं हटाए जाते तब तक कैजुअलिटी को लेकर फाइनल फिगर देना मुश्किल है। लेकिन लोगों का भी कहना है कि कम लोग हो सकते हैं, क्योंकि जिम के अंदर भी उस वक्त ज्यादा युवा नहीं थे, और खासतौर पर जो लड़कियों का पीजी था, बिग गेस्ट था, वहां पर भी ज्यादा लड़कियां नहीं थी, क्योंकि समय ज्यादा नहीं हुआ था, लोग उस वक्त काम पर थे। क्योंकि आमतौर पर अमूमन 6 बजे के बाद ही लोग अपने काम से लौटते हैं, और यही कारण था। लेकिन तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की यहाँ पर कम से कम 2 से 3 यूनिट जो है वो लगातार यहाँ पर तैनात है। मेडिकल टीम यहाँ पर तैनात है। सेना को रात को ही बुला लिया गया था, और उसके अलावा पंजाब पुलिस के जवान वो भी लगातार डटे हुए। तो कुल मिलाकर अभी तक 2 शव, एक कल शव बरामद किया गया था जिसका नाम दृष्टि था, 20 साल की लड़की थी जो हिमाचल प्रदेश की रहने वाली थी। एक उसका जो है पहचान हो चुकी है। दूसरा शव अभी 10 मिनट पहले जो है शीतल वो निकाला गया, जिसकी पहचान अभिषेक नाम से जो है वो बताई जा रही है। अभिषेक नाम का वो लड़का था, और परिजन भी यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन एक चीज और है, क्योंकि यहाँ पर जो घटना स्थल है, अगर मिसिंग ज्यादा लोगों की होती तो यहाँ पर और परिजन भी होते, लेकिन यहाँ पर ज्यादा और परिजन जो है वो दिखाई नहीं पड़ रहे। और यही हम कह सकते हैं, उम्मीद की जा रही है कि जो कैजुअलिटी है वो कम रही होगी, क्योंकि इसके बाद ज्यादा जो सर्च जो है की जा रही है, क्योंकि साथ जो खुदाई का काम चल रहा था बेसमेंट में, वहां कुछ मजदूर भी काम कर रहे थे। हो सकता है कि जब बिल्डिंग हिली होगी तो वो वहां से भाग निकले हो, तो यही कारण है कि ज्यादा लोग यहाँ पर नहीं है। और आप देख सकते हैं कि दूसरा जो हम बात करें इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की, तो जो जिम के मालिक थे परमिंदर सिंह और उनके भाई, दोनों के खिलाफ जो हम कह सकते हैं कि 105 धारा जो नई हम
कानून के अकॉर्डिंग जो है वो मामला जो है उनके खिलाफ दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। दूसरा जो जानकारी मिल रही है, तो ये पूरा का पूरा रेजिडेंशियल इलाका है शीतल, और यहाँ पर खास तौर पर कमर्शियल कामों की अनुमति नहीं दी जा सकती। लेकिन ये पिछले 10 साल से ये बिल्डिंग थी, यहाँ पर जिम चलाया जा रहा था, पीजी था, तो ये भी कहा जा रहा है कि ये बिल्डिंग शायद इसके लिए परमिशन नहीं ली गई थी और इसको लेकर अब नगर निगम आगे की कार्रवाई करेगा। तो कुल मिलाकर धीरे धीरे तथ्य सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्योंकि प्रशासन की यही है कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी जो है रेस्क्यू का काम जो है वो पूरा किया जाए, मलबा हटाया जाए। आप देखिए, क्योंकि अब केवल 2 से 3 बड़े जो लेंटर है वो हटाए जाने, और उसको लेकर अब जो बड़ी जो क्रेन है, यूएसपी मशीनें हैं, वो यहाँ पर काम कर रही है, और जितना जल्दी ये मलबा हटाया जाएगा उतनी जल्दी ये क्लियर हो पाएगा कि आखिरकार और कितने लोग नीचे दबे हुए हैं या नहीं है। लेकिन कार्रवाई जो है वो लगातार यहाँ पर हम लेकिन कह सकते हैं शीतल जारी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कमर्शियल गतिविधियां चलाने की अगर इजाजत नहीं है तो उसके बाद भी क्या नगर निगम के ये चीजें संज्ञान में नहीं थी कि वहां पर किस तरह से बिना इजाजत के ये गतिविधियां हो रही हैं, और हादसों के बाद ही ये कार्रवाई होती है। जाहिर सी बात है, ऐसा ना हो कि नगर निगम के संज्ञान में ये बात नहीं होगी। देखिए शीतल, इस वक्त भी जहां पर हम मौजूद है, क्योंकि वहां पर मीडिया को जाने के लिए बैरिकेडिंग कर दी गई थी, आगे नहीं जाने दिया जा रहा, और हम इस वक्त किसी घर के टॉप फ्लोर पे मौजूद है, और आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो चंडीगढ़ मोहाली का सारा जो मीडिया है वो भी इसी छत के ऊपर मौजूद है और यहीं से सारी कवरेज हो रही है। लेकिन आप देख सकते हैं आसपास जितने भी बिल्डिंग है सारे यहाँ पर रेजिडेंशियल इलाका है, पूरे का पूरे घर है, कोई भी एक कमर्शियल बिल्डिंग नहीं है। यही एकमात्र ऐसी बिल्डिंग थी जिस पर कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही थी। और कुछ देर पहले जो श्रोमणी अकाली दल के नेता हैं यहाँ से मोहाली के, परविंदर सिंह सुहाना, उनका भी एक बयान सामने आया था और उन्होंने कहा था कि ये बिल्डिंग पूरी तरीके से अवैध बनी हुई थी, और ये नगर निगम के जो अधिकारी हैं, नगर निगम के जो सत्ताधारी नेता हैं, उनके संरक्षण के तले कई अवैध बिल्डिंगें जो है वो इस इलाके के अंदर मौजूद है। और अब देखना होगा क्योंकि नगर निगम इस हादसे के बाद क्या कुछ कार्रवाई करता है, क्या उन बिल्डिंग को खाली कराया जाता है, उनको नोटिस दिया जाता है, या वो बिल्डिंग सील की जाती है। क्योंकि इसी इलाके के अंदर, क्योंकि एक गांव है मोहाली के अंदर, बीच बीच एक पुराना गांव है जहां के अंदर छोटी गलियां हैं, तंग गलियां, और उसके अंदर कई कमर्शियल एक्टिविटीज चलती हैं। तो परमिशन बकायदा वहां पर नहीं होगी, लेकिन वो चीजें चल रही हैं। लेकिन अब कैसी कार्रवाई उन बिल्डिंग पर की जाती है, या धीरे धीरे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद वो चीजें सामने आएंगी, क्योंकि आज संडे है, तो जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरा प्रशासन का जो ध्यान है वो रेस्क्यू पर है। और आप देख सकते हैं कि अभी भी एनडीआरएफ को लगता है कुछ मिला है, कटर से कुछ काटने का वहां पर प्रयास किया जा रहा है, शायद नीचे कुछ चीजें दबी है, और लगातार म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीमें भी यहाँ पर है। और जैसे जैसे ये मलबा हटेगा, और कल सोमवार के बाद देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई जो है देखने को मिलती है। लेकिन सवाल यह भी है नवदीप कि वहां पर जो खुदाई का काम हो रहा था वो क्यों शुरू किया गया था, क्यों आखिर एक परमिशन नहीं ली गई थी? इसके लिए कोई नियम होते हैं कि जहां पर रेजिडेंशियल एरिया है, घना इलाका है, पॉश इलाका है, वहां पर बिल्डिंग्स हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, तो वहां पर अगर खुदाई होती है तो जाहिर सी बात है उसका असर आसपास की बिल्डिंग्स पे पड़ेगा ही। देखिए शीतल, बिल्कुल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसके साथ ही बिल्कुल एक छोटा प्लॉट था जहां पर ये खुदाई का काम हो रहा था, और जो लेंटर गिरा हुआ है वहां पर वो जिम और पीजी बनाया गया था। और जो जानकारी मिली है, क्योंकि जिस मालिक का जिम था, जिस मालिक का पीजी था, उसी का ये प्लॉट था, और वहीं पर कुछ और कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए या कुछ बनाने के लिए, कोई शोरूम बनाने के लिए वहां पर जो है काम किया जा रहा था। शीतल, यहाँ पर एक स्थानीय नागरिक भी है जिनके घर पर हम मौजूद है, उनसे बात करने, बिल्कुल पड़ोस में वो रहते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। सर, कितने साल से ये जिम चल रहा था, आपको लगता है कि परमिशन होगा इनके पास? ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, यहाँ आसपास और भी कोई कमर्शियल बिल्डिंग है कि एक ही बिल्डिंग थी यहाँ? ਸਾਰਾ ਸੁਹਾਣਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਸੁਹਾਣਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਪੀਜੀ ਸਭ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ठीक है, आपको लगता है कि इसकी परमिशन नहीं है? क्योंकि कल परमिंदर सिंह सुहाना ने भी बयान दिया कि यहाँ पर बहुत अवैध जो बिल्डिंग है बनाई गई है कमर्शियल। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ नहीं है, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ देख लो कितनी बिल्डिंग। ये जो कल बिल्डिंग गिरी, आप भी यहाँ पर मौजूद होंगे आसपास, आपको क्या लगा, क्या मेन कारण रहा होगा जिसकी वजह से हादसा हुआ? ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਸਰ ਉਹ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੀ ਖੜੀ ਸੀਗੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਖੜੀ ਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿੱਗੇਗੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਡਿੱਗੂਗੀ। ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੱਟਤੀ,
ਉਹ ਗਈ ਫਿਰ ज्यादा डूंगाई में उसकी खुदाई की है। 7-8 ਫੁੱਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਸਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ 5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਹਾਈਟ, ਉਸ ਤੋਂ 2-3 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਟਦੇ ਆ। ठीक है। तो शीतल, आपने सुना कि किस तरीके से बेसमेंट यहाँ पर क्योंकि खुदाई की जा रही थी और ज्यादा डेप्थ के अंदर थी, और आप तस्वीरें देख सकते हैं। और जो उन्होंने बताया कि पूरा सुहाना, क्योंकि गांव का इलाका है, पहले ये गांव था, फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में इसको शामिल किया गया, लेकिन आज भी पुरानी बिल्डिंगें हैं, अवैध बिल्डिंगें हैं, जहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, परमिशन है या नहीं है। अब इस पर एक एक करके अब नगर निगम को कार्रवाई करनी होगी। लेकिन ये कह सकते हैं कि बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर रेजिडेंशियल इलाके के अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज आज भी लगातार जो है वो जारी है। बिल्कुल नवदीप, देखिए जिनकी जाने चली गई वो जाने अब वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि ऐसे हादसे दोबारा ना हो, इसके लिए हम पहले से तैयार रहें। देखिए शीतल, बिल्कुल हमने देखा जब ऐसे हादसे होते हैं तो प्रशासन, जाहिर सी बात है, वो नींद से जागता है, पहले नहीं दिखाई देता। और इसमें कोई दो राय नहीं शीतल के जो अधिकारी होते हैं नगर निगम के या जो सत्ताधीन नेता होते हैं, कई बार उनके संरक्षण के तले वो चीजें चलती हैं और अक्सर ये चीजें सामने आती हैं। और बड़े बड़े अधिकारी जो है अपने हिसाब से वो चीजें करते हैं, अवैध बिल्डिंगों को निर्माण को अनुमति दे दी जाती है और उसके पहले करप्शन का भी चीजें जो है वो सामने आती हैं। लेकिन ये देखिए कि अगर ये चीजें नहीं होती, अगर पहले समय रहते इस पर कार्य करी, तो लोगों का भी देखिए कहना था कि करीब 8 से 10 साल से ये बिल्डिंग यहाँ पर खड़ी थी। और हादसा तब हुआ जब उसी मालिक के द्वारा अपने ही प्लॉट पर खुदाई की गई। और ज्यादा जब नीचे आप खुदाई करते हैं तो कई बार जो नींव है कमजोर हो जाती है, नींव कमजोर होती है, उसके बाद ये हादसा होता है। और अपनी ही गलती की वजह से यह हादसा हुआ। लेकिन आगे अब क्या कुछ होगा, क्योंकि तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल कई तरह खड़े होते हैं। सवाल सीधे सीधे नगर निगम पर है, क्योंकि जितनी भी कमर्शियल बिल्डिंग या रेजिडेंशियल नगर निगम के अंदर बनता है, क्योंकि अगर नगर निगम अधिकारी ना चाहे तो एक ईंट भी अवैध रूप से यहाँ पर नहीं लग सकती, बिल्डिंग को गिरा दिया जाता है। लेकिन इतने सालों से ये बिल्डिंगें यहाँ पर हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही है, वो अपनी कमाई कर रहे हैं, और तो उस पर अब देखिए एक्शन क्यों नहीं लेगा। अब देखिए नीचे अभी जो मलबा निकला है, मैं कैमरामैन को कहूंगा, आप देख सकते हैं, देखिए जो जिम था उसका सामान देखिए साफ तौर पर वो दिखाई दे रहा है, पानी, क्योंकि पानी भी यहाँ पर भरा हुआ है। और आप देखिए कि इस एरिया के अंदर जब हम आए थे, सुबह से ही सीवरेज का पानी जो है वो काफी ज्यादा बिल्डिंग में है जो है वो भरा हुआ था। हालांकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के टैंकर के जरिए वो पानी निकाला जा रहा है। देखिए वो तमाम ये बिल्डिंग सामान है जिम का जो बाहर निकाला जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये सीधे सीधे जिम्मेदारी या सीधे सीधे लापरवाही या सीधे सीधे एक तरीके से नगर निगम इस हादसे के लिए वो अधिकारी जिम्मेदार है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि कौन सी बिल्डिंग कैसे बनेगी, कहाँ बनेगी, उसको परमिशन मिलेगी, कितनी मंजिल परमिशन उसको दी जानी है, क्या इस बिल्डिंग को कोई क्लियरेंस मिली थी, क्या परमिशन दी गई थी, ये बात की बातें। लेकिन कह सकते हैं कि एक बड़ी लापरवाही, एक अफसरशाही की लापरवाही की वजह से कहीं ना कहीं ये हादसा जो है वो मोहाली के अंदर हुआ है। और कई जाने 2 लोग अब इसमें जान गंवा चुके हैं और कई लोगों के अभी भी इसमें दबे होने की आशंका है। और धीरे धीरे जैसे ये रेस्क्यू, क्योंकि जो उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक ये रेस्क्यू पूरा कर लिया जाएगा, और जैसे ही रेस्क्यू पूरा होगा तब क्लियर हो पाएगा कि कितने और लोग हैं। और आप देखिए ये बड़ी क्रेन के जरिए बड़े जो पत्थर हैं, बड़े जो लैंटर है, उनको भी देखिए उठाने का कहीं ना कहीं प्रयास वहां पर किया जा रहा है। और जैसे ही ये बड़ा पत्थर उठाया जाएगा तो इसके नीचे साफ हो पाएगी तस्वीर कि क्या और लोग नीचे दबे, क्योंकि नीचे देखिए पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है और रिस्की है नीचे जाना। और ये पहले पानी भी निकाला जाएगा सीवरेज का, और उसके बाद जैसे ही ये पत्थर हटेंगे तब क्लैरिटी हो पाएगी कि और कितने लोग जो है उसके नीचे दबे हुए। शीतल, नवदीप, जो अभी तक शव वहां से बरामद हुए हैं, क्या उनकी पहचान हो पाई है? वो कहाँ के हैं? वो पंजाब के हैं या फिर कोई बाहर के हैं, किसी दूसरे प्रदेश से आए हुए थे? क्या उनकी पहचान अभी तक हो पाई है? देखिए शीतल, कल जिस लड़की का शव बरामद हुआ था वो 20 साल की लड़की थी, दृष्टि उसका नाम है, और जो हिमाचल प्रदेश की वो रहने वाली थी, उसकी पहचान कर ली गई है। और अभी जिस लड़के का शव बरामद हुआ करीब 20-25 मिनट पहले, अभिषेक नाम बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो अंबाला का रहने वाला था, हरियाणा, और यहाँ पर वो किसी IT कंपनी में काम करता था। और अब आप देखिए दुर्भाग्य, देखिए कल शनिवार को उसका अवकाश था और शायद कहा जा रहा है कि वो अवकाश की वजह से यहाँ पर जल्दी जिम लगाने के लिए शायद वो आया था और उसी वक्त वो हादसे का शिकार हुआ। तो उनके परिजन भी यहाँ पर मौजूद थे, उनकी पत्नी, उनका
उनके माता पिता भी यहाँ पर मौजूद थे, जो विरलाप करते हुए नजर आए। हालांकि उनको अब हॉस्पिटल लेकर चला गया शिनाख्त के लिए, लेकिन क्योंकि शव पूरी तरीके से गल चुका था, नीचे पानी में वो शव निकाला गया, हाथ और उनके पांव पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त जो है वो हो चुके थे। और अभी इसके अलावा जो है 2 लोगों के अलावा अभी तक और कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि किसी को घायल रूप से निकाला गया है या कुछ और अंदर लोग हैं, क्योंकि अभी जो जानकारी मिल रही है कि शायद कुछ लेबर के लोग जो हैं, जो काम कर रहे थे वहां पर, वो यहाँ पर हो सकते हैं और उनकी तलाश के लिए जो है, क्योंकि जब तक पूरे का पूरा ये शीतल मलबा नहीं हटेगा तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि और कितने लोग जो हैं वो अंदर अभी मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवदीप जी तमाम जानकारी के लिए। और ये तस्वीरें वहां से सीधी तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए। बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिसमें अभी भी कुछ लोग दबे हो सकते हैं। 2 शव फिलहाल बाहर निकाले गए हैं और 2 या 3 या 4 लोग भी उसमें अभी दबे हो सकते हैं। अब जरा अगली बड़ी खबर की आप तक बात करते हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, आपको बता दें दोपहर 12 बजे केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और आज दोपहर की बात है, किशोर की महिला सम्मान राशि को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि दोपहर ये 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगी तो उस समय साफ होगा कि इसमें क्या चीजें सामने आएंगी। 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि को लेकर ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आज अरविंद केजरीवाल द्वारा होनी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की तरफ से घोषणाएं होती जा रही हैं, कोई ना कोई बड़ी घोषणा निकल कर आ रही है। ऑटो से लेकर और उसके बाद महिलाओं को लेकर जो सम्मान निधि की बात 2100 रुपए की बात हुई, और उसके बाद अब उन्होंने दलित जो बच्चे हैं उनके लिए भी एक बड़ा कदम उठाते हुए कल एक बड़ी घोषणा की थी। तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कई मायनों में अहम होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जिसमें कई मुद्दे शामिल हो सकते हैं, खास तौर पर चुनावों को लेकर क्या रणनीति आम आदमी पार्टी की रहेगी, जमीन पर कैसे उतरा जाएगा, क्योंकि ज्यादातर विधायक आम आदमी पार्टी से ही और पूर्ण और प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी के पास है पिछली बार का, और इस बार वो चाहेंगे कैसे बढ़े। फिलहाल इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, दिल्ली शराब घोटाला केस में केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। केजरीवाल के खिलाफ केस चलाया जाएगा, बड़ी जानकारी है। एलजी ने ईडी को केस चलाने की मंजूरी दे दी है, यानी एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल घिरते हुए नजर आ रहे हैं और ईडी के चंगुल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। शराब घोटाला, कथित शराब घोटाला मामला जो आम आदमी पार्टी के लिए किसी काल से कम नहीं था। आम आदमी पार्टी के बड़े शीर्ष जो नेता थे, जो नेतृत्व था, वो एक एक कर इस मामले में जेल भी गए। अरविंद केजरीवाल खुद कई दिनों तक जेल में रहे, लगभग 156 दिन वो जेल में रहे थे और उसके बाद जमानत पर वो बाहर है। लेकिन एक बार फिर से इस पूरे घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उनके खिलाफ केस चलाया जाएगा और इसकी मंजूरी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एनफोर्समेंट डायरेक्टर को दे दी है और ईडी को दे दी है, और ईडी इस पर इस पूरे मामले को लेकर अब कार्रवाई करेगी। तो देखिए, चुनाव है तो चुनाव से पहले एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल जो है वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए इस घटना से जुड़े कुछ ग्राफिक्स आपको बताने की कोशिश करेंगे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि लगातार वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मामले से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर। केजरीवाल 156 दिन जेल में बिता चुके हैं, कुल मिलाकर 177 दिन थे, लेकिन उसमें से कुछ दिन वो बाहर रहे थे और जमानत के चलते केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था 2024 में। 21 मार्च को 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजा गया था। कई समन के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। देखिए, 10 मई को 21 दिन के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए उन्हें समय दिया गया था और 2 जून को उसके बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया था। 2 जून को वापस फिर से आ गए थे और उसके बाद उन्हें बेशक जमानत मिली, लेकिन ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है। इस केस की जड़ें अभी तक नहीं उखड़ती हुई नजर आ रही हैं। ये रिहाई 51 दिन जेल में रहने के बाद मिली थी, यानी 51 दिन जेल में हो गए थे, उसके बाद उन्हें रिहाई मिली थी कुछ दिनों के लिए। 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में वापस सरेंडर कर दिया था और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से 13 सितंबर को उन्हें जमानत मिल गई। 13 सितंबर को उन्हें जब जमानत मिली तो वो जेल से बाहर आए और फिर से गतिविधियां शुरू हुई। उन्होंने 156 दिन जेल में बिताए, जैसे मैंने पहले ही जिक्र किया कि लगभग 156 दिन, कई सारे महीने इसमें उन्होंने जेल में बिताए, तिहाड़ जेल में बिताए, और उन दिनों भी बड़ी सारी कंट्रोवर्सीज भी नजर आ रही हैं। तो अब जरा अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। प्रयागराज में लगातार जो है वो कुंभ को लेकर तैयारियां जारी है और प्रयागराज में महाकुंभ की भव्य तैयारियां तेज हो गई हैं।
प्रयागराज में महाकुंभ की भव्य तैयारियां चल रही हैं। भव्य और दिव्य इस कुंभ को बनाने के लिए लगातार वहां पर कोशिश की जा रही है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज का दौरा करेंगे और कल वहां पर इसका निरीक्षण करेंगे, वहां पर जायजा लेंगे कि आखिर प्रशासनिक स्तर पर कितनी तैयारियां हुई हैं, क्योंकि जब 35 से 40 करोड़ लोग वहां पर जुटने की संभावना है इस महाकुंभ में, यानी उत्तर प्रदेश की आबादी से दोगुने लोग वहां पर जुड़ सकते हैं, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये महाकुंभ कितना बड़ा होगा। और कल सीएम योगी आदित्यनाथ इसको लेकर खुद वहां पर पहुंचेंगे और वहां वो निरीक्षण करने की कोशिश करेंगे, जायजा लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर मायने से, हर दृष्टिकोण से वहां पर महाकुंभ को देखना, उसका जायजा लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोगों को कैसे वहां पर संभाला जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होगी, उनको प्रवेश करने का द्वार कैसे होगा, कहां से उनको प्रवेश करवाया जाएगा, कहां से उनको एग्जिट करवाया जाएगा, कैसे भीड़ की काबू से उन्हें बचाया जाएगा, ये तमाम चीजें हैं, चुनौतियां हैं। जेके न्यूज में आपका स्वागत है। महाकुंभ यानी कि एक ऐसा कुंभ जो इस पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तकरीबन 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की जो गुंजाइश है, उस पर प्रशासन लगातार काम कर रहा है। इस बार का जो आकर्षण है वो उत्तर प्रदेश पुलिस की सुरक्षा है, जिसमें एआई तकनीक का प्रयोग किया गया है और एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। जेके न्यूज में आपका स्वागत है। लगातार हम कवरेज दे रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि कुंभ की तैयारियां किस स्तर तक पहुंच गई हैं। इस समय मैं एक पीपा पुल में हूं और ये एक वीआईपी रास्ता होगा जिसे अखाड़ों तक पहुंचाया जाएगा। और अखाड़े जो आपके पीछे मेरे विजुअलिस्ट दिखा दें, इसके पीछे यहाँ पे जो अखाड़े हैं वो उनका जो कार्य है वो लगातार जारी है और यहाँ पर युद्ध स्तर पर कार्य है, 24 घंटे चल रहा है। फिलहाल जिस पुल पर हम हैं, ये जो रास्ता है वो सीधे आपको जब आप आएंगे संगम नगरी में और आपको अखाड़ों की तरफ जाना होगा तो आपको इसी पीपा पुल का सहारा लेना पड़ेगा। फिलहाल जो काली घाट कह सकते हैं या काली पुल का रास्ता है, जो उत्तरी और दक्षिणी करके है, तो ये यहाँ पे वीआईपी रास्ता है। वीआईपी रास्ते को बंद रखा जाएगा। फिलहाल जो देख सकते हैं आप कि लगभग कार्य जो है इन पीपा पुलों का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। यहाँ पे जो कह सकते हैं कि एक दो दिन का काम और पड़ा होगा। लगातार जो मेलाधिकारी हैं वो जायजा लेते हैं इन व्यवस्थाओं का। फिलहाल आप देख सकते हैं कि एक इतना बड़ा यहाँ पे टेंट का शहर बसाया गया है, जो मुझे लग रहा है कि पिछले लगातार कई महीनों से इसकी तैयारियां चल रही हैं। लगातार यहाँ पे देखेंगे आप, जो आपको चारों तरफ अगर काम ही काम दिख रहा है, मशीनें दिख रही होंगी, लोग दिख रहे होंगे और जो तैयारियां हैं वो युद्ध स्तर पर हैं। और जो बताया जा रहा है कि जनवरी के जब दूसरे हफ्ते में महाकुंभ शुरू होगा तो उसके पहले की जो तैयारियां हैं वो कंप्लीट की गई हैं। और यहाँ से आपको लगातार पुल ही पुल नजर आएंगे। ये जो हिस्सा इस पार का है यहाँ पे बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अखाड़े यहीं पे हैं और जब शाही स्नान होगा तो ये काफी महत्वपूर्ण इलाका होगा। यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के कुछ अधिकारी भी बैठे हैं, तो उनसे पूछ लेते हैं कब तक ये जो काम है वो पूरा होगा। महोदय, क्या नाम है आपका? अरुण त्रिपाठी। कब तक ये काम आप लोग पूरा कर लेंगे? 20 तारीख है, 20 तारीख तक सारे कंप्लीट कर लेंगे। 24 घंटे चल रहा होगा काम? 24 घंटे कार्य चल रहा है। अच्छा, ये कैसे, किस तकनीक पे पीपा पुला पर काम करता है? प्रेशर कैसे रिलीज होगा? जब वाहन निकलेंगे तो कैसी चीजें आप लोग देखें, तो तकनीक जो है वो कैसे महत्वपूर्ण है? तकनीक पार्टून पुल अपने जो बन रहे हैं, कैपेसिटी है 5 टन और गाटर आपके सब चल रहे हैं, मतलब लोड पूरा एकदम सेफ्टी को देखते हुए सारे पार्टून पुल कार्य करा रहे हैं। तो पीडब्ल्यूडी इस कार्य को करा रहा है और प्राथमिकता ये है कि सुरक्षा के साथ किस तरह का समझौता ना हो। और ये पुल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पुल उस तरफ जब आप आएंगे इस महाकुंभ में, तो सारा जो महत्वपूर्ण जो केंद्र है, इस पूरे महाकुंभ का जो आकर्षण का केंद्र है, वो आपको इसी पार दिखेगा। तो ये चीज़ें हैं और जो प्रशासन का आकलन है वो तकरीबन 40 करोड़ श्रद्धालुओं से ऊपर का आकलन है, उसी को आधार बना करके पूरी तैयारियां की गई हैं। और एक अहम तथ्य यह भी है कि विश्व का सबसे बड़ा कम दिनों का एक शहर, जो टेंट तंबुओं का शहर है, वो बसना शुरू हो गया है और जल्द ही यहाँ पर एक भव्य आयोजन होगा जिसको समूचा विश्व देखेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अवध के साथ अनुज हनुमत, जेके न्यूज, प्रयागराज। आपने हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट देखी और महाकुंभ को लेकर किस तरह की तैयारियां हो रही हैं उसकी जानकारी भी हासिल की है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ।